स्वागत है आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चलाई जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना 1990 से चलाई जा रही है। और तीसरा कहता है नीलगिरी जीव मंडल की स्थापना सितंबर 1986 में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से ही चलाया जा रहा है, इसलिए ये सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 से चलाया जा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। और नीलगिरी जीव मंडल की स्थापना सितंबर 1986 में हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको गलत कथन निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को निकालना है। पहला कहता है नीलगिरी भारत का पहला जीव मंडल निचय है, तो ये सही है, पहला ही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। दूसरा कहता है नीलगिरी जीव मंडल निचय में साइलेंट वैली और सदुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है। पहले फैक्ट तो ये है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा फैक्ट इसमें आता है कि ये 3 स्टेट्स में है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये 3 स्टेट को कवर करता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि इसके अंदर कई सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स भी आते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो केरला में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। दूसरा, कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। और केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है। ये तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। इसके अलावा सिरुवानी हिल्स जो है वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आती है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में कितना बड़ा होगा कि उसके अंदर इतने सारे नेशनल पार्क्स आ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जीव मंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकाला था, तो आपको इसमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं मिलेगा और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी इसमें सही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस। तो ये सारे ही यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 18 है, तो इन 18 को आपको अच्छे से याद करना है कि कौन से हैं। इनमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 जो हैं वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। 18 में से 11, तो वो 11 आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में कि ये है कि नहीं है। अगला है इसमें मैच करना है आपको। नीलगिरी कहाँ पर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों में आता है। नंदा देवी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में आता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में यहाँ पे आता है। नोकरेक आपका मेघालय हो जाएगा और मानस असम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला है, इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में ही है। ग्रेट निकोबार अंडमान में ही है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है और डिब्रूसुखोई असम में है। अधिकांग देबांग अरुणाचल में है। तो ये सामने सामने ही दिया हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही है। कंचनजंगा कहाँ पर है, ये आपको पता है सिक्किम में है। पंचमढ़ी आई गेस इनमें से होशंगाबाद में है। ठीक है, उसके बाद अगस्त्यमलाई, ये अगस्त्यमलाई पहाड़ी केरल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि केरला का पार्ट है। फिर अचनकमर बिलासपुर में होगा, छत्तीसगढ़ के पास में। और कच्छ तो गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व
बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। तो ये सही है, स्वैम्पी एरिया में है ही, बायोस्फीयर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा कहता है सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। तो ये भी सही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सुंदरबन में मैंग्रोव वनों में होरिशिएरा फोम्स जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है वो भी पाई जाती है। तो ये भी पाई जाती है वहाँ पे। ओके, एनसीईआरटी में ये चीज़ दी हुई है। अगला है सुंदरबन में स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकारी भी रहते हैं। तो ये सही है। ठीक है, टाइगर्स इन सुंदरबन जो एरिया होता है उनको स्विमिंग भी आती है क्योंकि वो स्वैम्पी एरिया में रहते हैं। वो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो भी वहाँ पे जो उस स्वैम्पी एरिया में जो बंगाल की खाड़ी में जो पानी है, गंगा का डेल्टा है वहाँ पर, उसके अनुसार वो ढल चुके होते हैं। तो वहाँ के टाइगर्स तैरना जानते हैं। वहाँ के पेड़ जो हैं उनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं, कुछ बाहर होती हैं। तो ऐसे अडेप्टेशन वहाँ के जीव जंतुओं के अंदर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक है, इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन। तो सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोगों से भूतल पर जल की कमी हो जाए। ये स्टेटमेंट सही है। मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसे में लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका असामयिक एवं स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है कृषि सूखे को भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। आर्द्रता मतलब मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों अभी तक तो सही आ रही हैं। अगला है जल विज्ञान संबंधी सूखा तब होता है जब विभिन्न जल संग्रह, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर कृषि द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉट की डेफिनेशन है, फिर ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की है, एग्रीकल्चर ड्रॉट की है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाए और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है तथा ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको कृषि सूखा कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो तो सही है, लेकिन जो हेडिंग होनी चाहिए इसकी वो गलत है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ड्रॉट नहीं होता है, ये इकोलॉजिकल ड्रॉट होता है। इकोलॉजिकल ड्रॉट जिसको कि पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक सूखा, इसलिए यही स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और इसके थ्रू आप सारे ही ड्रॉट की जितनी भी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस को समझ सकते, पढ़ सकते, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र गुजरात का कच्छ क्षेत्र तथा राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर जिला है। अगला टॉपिक है कि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटका का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। आप पॉज करके ये सारे एरियाज को एक बारी सोच सकते हैं कि मैप में लोकेट कर सकते हैं कि ये है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखो एक्सट्रीम ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट और मॉडरेट ड्रॉट, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पार्ट जो साउदर्न पार्ट है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के, गुजरात के बचे हुए जिले कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और में कोयम्बटूर पठार का आंतरिक कर्नाटक शामिल है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक्सट्रीम ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट और मॉडरेट ड्रॉट के जो एरियाज हैं ये उनके बारे में ये क्वेश्चन है।
तो ये सारे ही क्वेश्चन के में जो भी स्टेटमेंट दिए थे वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसल बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है जिससे अकाल होता है। तो ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, सही बात है। चारा कम होने की स्थिति को त्रि-अकाल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाती है क्योंकि इसको तृण अकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। फिर अगला है कि जल आपूर्ति की कमी से जल अकाल कहलाती है। हाँ, अन्न, चारा और जल की कमी, ये तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएं तो तब उसको त्रिअकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहता है कि रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेड रॉक्स डिसास्टर ड्यू टू लैंडस्लाइड आर इन जनरल। हाँ, ऐसा होता है कि लार्ज मास ऑफ बेड रॉक्स जो होते हैं डिसास्टर्स की वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, लैंडस्लाइड्स तो होती हैं। हाईली अनस्टेबल रिलेटिवली young mountains areas in Himalaya and Andaman and Nicobar, high rainfall region with steep slope in the western Ghat and Nilgiri and the northeastern regions, along with the area that experience frequent ground shaking due to earthquake etc. and the area of intense construction of road, dam etc. are included in this zone. तो यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, ग्राउंड शेकिंग होती है, उसकी वजह से लैंड स्लाइड होती है। तो हाँ, ये भी बात सही है, ये एरिया उसमें इंक्लूड होता है। फिर हाई वनरेबिलिटी जोन इंक्लूडेड ऑल द हिमालय स्टेट फ्रॉम द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन एक्सेप्ट द प्लेन ऑफ असम। इसमें दोनों सभी है क्योंकि असम इस एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है, नेचुरल हार्बर। ठीक है, यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप के देशों में सामान्य मार्ग के निकट स्थित है। तो ये सही बात है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे छोटा कंटेनर पोर्ट है। तो ये गलत है क्योंकि लार्जेस्ट है। ठीक है, यही स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद में दोनों स्टेटमेंट के, मुरमा गांव पोर्ट जो है वो जुआरी स्ट्योरी में है और एक नेचुरल हार्बर है। तो ये बात सही है। और नन ऑफ द अबव, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट यही जवाहरलाल पोर्ट है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन और इस सीरीज का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन 1959 इन द सुंदरगढ़ ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद जापान। ठीक है, द भिलाई स्टील प्लांट वॉज established with Russian collaboration in Durg district of Chhattisgarh and started production in 1959. Third है, Durgapur steel plant in West Bengal was set up in collaboration with the government of United Kingdom and started production in 1962. Fourth है, Bokaro steel plant was set up in 1962 with Russian collaboration. And third है, Vizag steel plant in Visakhapatnam is the first port base which started operating in 1992. ओके, इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। एक स्टेटमेंट में बस ये गलत है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो जर्मनी के साथ में कोलैबोरेशन के बाद में बनाया गया था। इसके बाद भिलाई स्टील के बारे में, दुर्गापुर स्टील के बारे में, बोकारो स्टील के बारे में और वाइजैक स्टील के बारे में जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं वो सारे ही सही हैं। तो ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आप जब भी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके बाद आप रिवीजन के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं।